वहाँ पे धूप बत्ती हैं, गौ में दीपक हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं बहुत गोबर से? सारे। हाँ, सारे गोबर से हम बना रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान अगर ठान ले तो किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। होती हैं जो दूध नहीं देती, तो किसान जो हैं वो गायों को क्या होता है, वो उनका लालन पोषण नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं। और बीच में ये बहुत ज़्यादा उस समय ये खबर आती थी कि गौ तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है, गायें कट रही हैं, बॉर्डर पे ये इतने ट्रक पकड़े गए। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक मन में बहुत पीड़ा पहुँचाती थी। तो गोवंश की आजकल जैसे जिस तरह से गोवंश बढ़ रहा है और शहर में जैसे एक लोग शब्द उपयोग करते हैं आवारा मवेशी, जिनको काम में नहीं आते हैं, वो खास तौर से नंदी सड़कों पर विचरण करते हुए दिखते हैं, हाईवे पर विचरण करते हुए दिखते हैं और कई जगह ऐसे हादसे भी होते हैं। और लगातार इस गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य और केंद्र सरकारें भी लगातार इस पर कार्य कर रही हैं। कई सामाजिक संगठन और संस्थाएं भी जुटी हुई हैं, लेकिन फिर भी शहर से लेकर गांव ढाणी तक इस गोवंश के संरक्षण के जो प्रयास हैं वो जिस तरह से होने चाहिए उसमें नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है, जो गाय दूध देती हैं तब तक हर कोई रखना चाहता है, लेकिन जब उसके दूध उत्पादन बंद हो जाता है तो उसके बाद गाय और नंदी का कोई भी संरक्षण संवर्धन नहीं करता है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में है, मैं ये कहूँगा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे साथ में शिल्पी जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। वो ऐसे ही मवेशियों की, नंदी की, गायों की कैसे संरक्षण करें और कैसे उनको उपयोगी बनाएं, कैसे उनसे आय बढ़ाएं, उस अलग अलग किसानों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और न सिर्फ ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि इस तरह के उत्पाद तैयार भी कर रहे हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयवर्धन न्यूज़ में। पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं लेना चाहूँगा। आपका नाम बताएं, आपके फैमिली कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी क्या करते हैं, कौन से अधिकारी थे? मेरा नाम शिल्पी राजपूत है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अभी गौशाला चलाती हूँ। पिताजी मेरे हुक्म सिंह राजपूत जी हैं, जो विद्युत मंडल में अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। और हम 3 भाई बहन हैं। बड़े भैया हैं, वो भी गौशाला ही संभालते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी। क्या नाम? सत्येंद्र सिंह राजपूत। और बड़ी दीदी हैं श्वेता राजपूत और सबसे छोटी मैं हूँ घर में। हम लोग बेसिकली होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ही हैं, पर जब MPCG अलग अलग हुआ तो हमारे पिताजी की सर्विस वहाँ बिलासपुर, रायपुर में वो हो गई, तो फिर हम लोग वहीं रह गए और वहीं हमने गौशाला का काम शुरू कर लिया, तो हम इधर आए भी नहीं मध्य प्रदेश में। पहले थोड़ा सा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ये गोवंश की बात आई है, तो मैं आज सबसे पहले एक बात आता हूँ कि जैसे गोवंश का आपने ये जो शुरुआत की है कि कैसे इसका संरक्षण संवर्धन हो, तो ये मुहिम शुरू कैसे की आपने? केवल गोवंश ही सब्जेक्ट क्यों चुना? गौवंश सब्जेक्ट इसलिए चुना कि बचपन से ही हमारे घर में देसी गौ का पालन हुआ है। हमारे पिताजी सरकारी अधिकारी रहे, उसके बाद भी हमने बचपन से वो कल्चर, जो हमारे जो पुराना ट्रेडिशन है, उसको हमने देखा है। और कुछ समय बीच में ऐसा हुआ था कि घर पे हम गौवंश नहीं रख पाए थे, कहीं हम सरकारी ऐसे कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे जहाँ पे व्यवस्था वैसी नहीं जम पाई, तो बाहर से जब दूध लेना पड़ा तो हमको समझ में आया कि दूध की जगह में ये मिल क्या रहा है अभी, मतलब दूध तो नहीं मिल रहा है पर दूध की जगह में कुछ तो भी तो बांटा जा रहा है मार्केट में। तो ये बहुत गंभीर विषय लगा और हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब गंभीर चर्चा करते हुए उन्होंने यही बोला कि बेटा, मैं तो तुम लोगों को जिस फील्ड में पढ़ाई करनी है, अपना पैशन जो है तुम उसको बिल्कुल फॉलो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वैसे मेरी इच्छा नहीं है कि तुम लोग कहीं भी किसी भी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश जाओ या प्राइवेट नौकरी करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसमें समाज सेवा भी हो जाए और तुम्हारी दाल रोटी भी चले और तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो और स्वस्थ रहो, जो आज का समय जो चल रहा है। तो वो बात जो है वो घर कर गई थी। तो मैंने बोला पापा जी ठीक है। मैं जब वहाँ बाहर थी पढ़ाई करके, जब जॉब थी, जॉब के बाद फिर जब मैं घर आई तो मैंने बोला पापा लो मैं आ गई, अब आप बताओ क्या करना है। बोले क्या जॉब करता है? मैं बालाजी टेलीफिल्म में भी मेरा
काम कर रही थी मैं उस समय। और उसके बाद जब मैं घर गई, मैंने किसी को कब की बताया बात है? नहीं, ये 2013-14 की बात है। मैंने पापा से बोला कि पापा मैं आ गई, अब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला बेटा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम देसी गौवंश पे काम करो, क्योंकि इसी चीज़ की मतलब एक जो दिक्कत समझ में आ रही है, कई घरों में ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग हैं जो मिल्क को, दूध को एज अ डाइट सप्लीमेंट लेते हैं, जो भोजन नहीं करते दवाइयों के साथ। और हर घर में आपको एक डायबिटिक और एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ मिलेगा। और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या 1 साल 2 साल के बच्चे जो माँ का दूध छोड़ के फिर गाय के दूध पे आते हैं, वो उन बच्चों को भी वो कौन सा दूध मिल रहा है वो अपन को नहीं पता। तो हम लोग जो है एक सेवा भाव से हम लोग दूध भी है, जो जिन घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके हम प्राथमिकता देते हैं कि हम घर घर जाके दूध, अगर 10 किलोमीटर दूर भी अगर आधा लीटर की किसी को दूध की ज़रूरत होती है तो हम उसको पहुँचाते हैं। ऐसे कई पेशेंट्स के यहाँ भी हम लोग दूध दे रहे हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं या कुछ गंभीर बीमारी को इस तरह से कार्य कैसे कर रहे हैं? आपने जैसे गोवंश का बताया, तो ऐसे कोई आपने गौशाला खोली है या किस तरह से आप? देसी गौशाला, देसी गाय की गौशाला हमने शुरुआत की। और उसके बाद फिर दूध तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि कई गायें होती हैं जो दूध नहीं देती, तो किसान जो हैं वो गायों को क्या होता है, वो उनका लालन पोषण नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं। और बीच में ये बहुत ज़्यादा उस समय ये खबर आती थी कि गौ तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है, गायें कट रही हैं, बॉर्डर पे ये इतने ट्रक पकड़े गए। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक मन में बहुत पीड़ा पहुंचाती थी। तो हमें लगा कि गोबर से भी आय का स्रोत हम उत्पन्न कर सकते हैं। जब मिट्टी के गणेश जी इको फ्रेंडली बहुत चल रहे थे उस समय, तो जब मिट्टी की मूर्तियां बन सकती हैं तो गोबर की भी बन सकती है। इनको सुखा के, इनका पाउडर बना के, इनसे मूर्तियां बना के देखा जाए तो वो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि गौ माता का आशीर्वाद रहता है, तो धीरे धीरे मार्गदर्शन अपने आप मिलते जाता है और रास्ते जहाँ चाह वहाँ राह, तो वो होता गया। और हमारे पिताजी, माताजी, पिताजी के मार्गदर्शन में हमने इस काम को शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि बड़े भाई साहब मेरे जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो गौशाला संभाल लेते हैं और मैं जो है गोबर के जो उत्पाद हैं उन पे पूरा काम है देश भर में, इनका प्रशिक्षण देना, महिलाओं को रोजगार करना। और नक्सलवादी का कोई उत्पादन सेंटर भी बनाया आपने? हाँ, हमारा बिलासपुर में ही सेंटर है, वहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर है। वहाँ पे क्या चीज़ें अभी बना रहे हैं? वहाँ पे धूप बत्ती हैं, गौमय दीपक हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं बहुत गोबर से? हाँ, सारे गोबर से हम बना रहे हैं। और श्री अन्न पे भी हम काम कर रहे हैं। और श्री अन्न मतलब अभी मिलेट्स और रागी, कोदो, कुटकी, हरी कंगनी, ये सारी चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं, मोटे अनाज पे। इनके भी हमने बहुत सारे प्रोसेस्ड आइटम बनाए हैं, मिलेट नूडल, पास्ता, इन पे भी हम काम कर रहे हैं। और मेरी तो सरकार से अनुरोध है कि वो जो आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे होते हैं और जो कुपोषण की बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार में, उनमें भी ये श्री अन्न को वो शामिल करें। और जो टूरिज़्म है हमारे भारत का, उसमें भी जितने भी गवर्नमेंट के जो टूरिज़्म रिजॉर्ट्स हैं उसमें भी इनका एक मेन्यू और इनका एक ये होना चाहिए श्री अन्न का। मेरी ये चीज़ें आता हूँ मैं इस पर, लेकिन मैं पहले सिर्फ आपके गोबर के प्रोडक्ट पर बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरुआत की कि कोई भी आम व्यक्ति भी इसे अपना सकता है कि किस तरह से इसका आपने जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई, तो कैसे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और क्या, कैसे शुरुआत करें? कोई भी आम व्यक्ति अगर राजसमंद का कोई शख्स चाहे वो कैसे करें? इसमें बहुत आसान से, कोई मशीन आपको बड़ी नहीं खरीदनी है लाखों हज़ारों रुपए की। ये 200, 150, 200, 250 रुपए तक के ये हाथ के सांचे आते हैं, जो हाथ से एक महिला कम से कम दिन में 800 दिए वो एक महिला बना सकती है दिन भर में। और 2 से 3 दिन लगते हैं उसको सूखने में। और उसका अगर उसको कलर कर दिया जाए या रंग इन आर्टिकल्स में कर दिया जाए तो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो इसका बहुत आराम से मुश्किल से 1000-2000 में इसका काम शुरू किया जा सकता है। गोबर तो घर में होता ही है, बहुत आसानी से मिल जाता है। गोबर को सुखाने का भी काम महिला कर सकती है। और उसका पाउडर भी, जो रेत छानने वाली छन्नी होती है, मतलब बहुत सहज तरीके से ये कार्य को पाउडर किससे बनाएंगे?
पाउडर गोबर को हम लोग ऐसे ही सुखा के और उसको फिर छन्नी जो होती है उसमें अगर हम थोड़ा सा भी रगड़ते हो तो बहुत फुसफुसा सा होता है, उसमें कोई हार्ड पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं, तो वो एकदम महीन पाउडर हो जाता है। मेहंदी के पत्ते को कैसे हम छानते हैं तो वो महीन पाउडर हो जाता है। बस उस पाउडर में हम कोई भी बाइंडिंग मटेरियल मिला के उससे हम मूर्ति का कोई भी आकार सांचे में डाल के हम दे सकते हैं। तो ये सांचे भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं और भी माताएं बहनें हैं जो अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर रही हैं इस क्षेत्र में। आपने लगभग ऐसे कितने महिलाओं को, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी और ये आत्मनिर्भर बनने के प्रयास उनको? मैंने 8,000 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ मैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं वो लोग भी। धूप बत्ती है, सामरानी धूप, जो रोज़ की दिनचर्या में उपयोग होने वाली। ट्रेनिंग के बाद कितने लोग ये इस पे काम कर रहे हैं? काफ़ी लोग कर रहे हैं, लगभग बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि सीजनल वर्क जो होता है वो भी होता है, लेकिन रेगुलर धूप बत्ती पे भी बहुत महिलाएं काम कर रही हैं और अपना कम से कम 12,000-15,000 रुपये महीने का आराम से वो निकाल ले रही हैं। जैसे आपने बताया कि गोबर से जो अलग अलग चाहे मूर्ति हो या दीपक हो, इस तरह के उत्पाद अगर बनाते हैं तो इसके में इनकम की क्या, कितनी हो सकती है? क्या इनकम है? देखिए, आप जैसे अभी देख ही रहे हैं, आज जो ये कार्यक्रम हुआ, ये जो प्लेटफॉर्म पर्यावरण मित्र सम्मान ये द्वारकाधीश मंदिर में जो आयोजन हुआ है, तो प्लेटफॉर्म तो अब तैयार हो चुका है नेशनल लेवल पे और इसका मार्केट भी है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है अब तो ये सारी चीज़ें। आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट से माल बाहर भी जा रहा है या वहीं से लोकल? हाँ, मेरा सारा B2B जाता है, होलसेल में ही चला जाता है सामान, और रिटेल में भी चला जाता है। बाकी बाहर ही मोस्टली बाहर से ही डिमांड आती है, तो ऐसा नहीं है, हर जगह डिमांड है, लोकल लेवल पे भी डिमांड है। अगर मार्केटिंग और ये सब चीज़ में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा इसमें स्कोप है आगे। छत्तीसगढ़ का जब नाम आता है तो लोगों के जहन में नक्सलवादी जहन में आ जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम आते ही मतलब वहाँ एक्शन, तो वो सिचुएशन वास्तव में वहाँ फेस करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रशिक्षण के लिए गई थी 3 साल पहले। मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा मैं कांकेर तक जा रही हूँ ट्रेनिंग देने। पापा ने बोला ठीक है। शाम को उनका फ़ोन आया करीब 7:30-8 बजे, तो उन्होंने बोला कहाँ पहुँच गई, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बाई रोड गई थी कार से, मेरे मुंह से निकल गया बस बीजापुर पहुँच रही हूँ 10 मिनट में। तो पापा, अरे तू बीजापुर कैसे पहुँच गई? तुरंत वापस गाड़ी पलटा, क्योंकि वो एक गढ़ है, नक्सलवादी क्षेत्र का गढ़ है। वहाँ पर आप जब जाते हो और वहाँ पे महिलाओं को या वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को जब आप रोज़गार या उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करोगे तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। नक्सलवादियों को वो चीज़ जो है वो टेररिस्ट को पसंद नहीं है। पर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं लौट रही हूँ वहाँ से, पर मैं लौटी नहीं। मैं वहाँ चली गई और मैंने घर पे बोल दिया कि मैं जगदलपुर में हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। पर मैं बीजापुर गई, मैं वहाँ पे 2 दिन ट्रेनिंग दिया मैंने। वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जंगल में ट्राइबल मतलब आदिवासी महिलाओं को देने के लिए कि कोई प्लेटफॉर्म होता, तो हमने जंगलों में पेड़ के नीचे चटाई बिछा के, चटाई भी वैसी नहीं मिली, ऐसे ही बैठ के उन लोगों महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिया। और एक के बाद एक वो गांव से आते गए कि दीदी जी हमको भी सिखा दीजिए। और वहाँ के जो कलेक्टर, जो IAS ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट के, वो मुझे लगातार कोऑर्डिनेट में गई थी 2 दिन के लिए, पर मैं पूरे 10-15 दिन रह कर आई। और वो ऐसा हो रहा था कि लाखों रुपए ऑफ़र करने के बाद भी हमारे बड़े अच्छे ट्रेनीज जो हैं, NGO वाले हैं, वो वहाँ पे काम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ इसी डर की वजह से। तो पर मुझे तो ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि बचपन मेरा 15 साल फादर मेरे बस्तर में रहे हैं विद्युत मंडल में, तो वैसा एक कनेक्शन था ही, तो मैं तो नक्सलवादी क्या एक्चुअल में उनकी जो संस्कृति है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्यों इस तरह का आतंकवादी की तरह लोगों में डर व दहशत फैलाते हैं, वो क्या महसूस किया आपने? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं लगा। मतलब हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। रात में हम लोग सर्किट हाउस में रुके हुए थे बीजापुर में ही, प्रॉपर बीजापुर में। रात में अचानक से मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा लगा जैसे गोली चलने की आवाज़ आई, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतना बड़ा सर्किट और कोई नहीं था वहाँ पे, इतनी ज़्यादा डर गई। मुझे ऐसा लगा कि, पर वो हुआ ये था कि वो पेड़ था और पेड़ पे से बंदर ने कुछ फल गिराया था वो, और जो सरकारी वो रहते हैं तो क्या होता है, वेलवेस्टर शीट होती है, उसके नीचे फिर फॉल सीलिंग होता है, तो वो आवाज़ ऐसे गूंजी
कि रात में 1:30 बजे मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अगले दिन फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग दी मैंने 2 दिन की, और जल्दी से मुझे लगा कि बस आज तो निकल जाना है 4 बजे यहाँ से। घर पे तो बताया नहीं था। तो ये है, बाकी उनकी मांगे जो हैं वो सरकार तो पूरी अपनी योजनाएं और हर तरह से प्रयास कर रही है। नक्सलवादी क्षेत्र के लोग अगर ये चीज़ सीख सकते हैं, तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हमारे मेवाड़ में भी आदिवासी परिवार हैं जो उसी तरह के कल्चर, छोटे छोटे परिवार में ऐसे ढाणियों में रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर वहाँ बस्तर के लोगों को आप सिखा सकते हो, वहाँ नक्सलवादी इलाके में जाके, तो मेवाड़ में जो आदिवासी हैं वो तो ऐसे गोबर के प्लांट आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, और इसमें मेरा जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान अगर ठान ले तो किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। और अपने देश बहुत सर्वसंपन्न भारतीय संस्कृति हमारी है, और ये सब चीज़ों से जुड़ने से ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संजोग और सहयोग बन ही जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। अंतिम सवाल, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, आपका सम्मान हुआ, बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में जुड़ के कैसा लगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर परिसर में, और यहाँ पे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि सम्मान तो बहुत सारे मिलते हैं, पर आज जो सम्मान हुआ उससे मैं भी थोड़ी भावुक हो गई थी कि ये शायद पापा तो साथ में नहीं आए, पिताजी, लेकिन जाके ज़रूर माताजी आई थी। तो कम से कम मुझे ये लग रहा था कि बहुत अच्छा है कि अब पापा जी को मैं जाके ये सारी चीज़ें बताऊंगी, और वो एक भाव अंदर ही अंदर वो चल रहा था। और जो संगठन के जो लोग हैं यहाँ पे, जो गौ समग्र के भारत भूषण जी हैं, मोनिका जी हैं, उनका मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। अभी कुछ साल पहले ही हम लोगों की मुलाकात हुई, और ये काम को करते हुए ही तो अच्छा लग रहा है कि इस कार्य में करते हुए जो सुकून है वो किसी और काम में नहीं है। पैसा तो व्यक्ति कहीं भी कमा सकता है, पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो संतुष्टि है जीवन में, ये कहीं नहीं मिलती, कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती इतने आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से आपकी जर्नी को भी देखा, और वास्तव में ये जो इंटरव्यू हैं ये न सिर्फ आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं, बल्कि आपकी अब तक की जो जर्नी है वह भी बताती हैं। और साथ ही कहीं न कहीं इसमें जो बातें हुई स्वरोजगार की, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के आत्मनिर्भर बनने की, वाकई ये साकार हो सकती हैं अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए और ठान लिया जाए। तो निश्चित तौर पर आपने बताया कि गोबर से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसको बेचने तक और आपको घर बैठे रोज़गार मिल सकता है। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।